दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन दयाराम के लिए सिर्फ यही मुसीबत कम नहीं थी। उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी बूढ़ी कपाती हाथों से जब उसने कफन उठाकर देखा तो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। सामने मोहनलाल के जवान बेटी और बहू की लाश रखी हुई थी। उसके बेटे और बहू को बिजली का करंट लग जाने के कारण खेत में ही तड़प तड़प कर जान गंवा बैठे थे। हम गरीबों के साथ कैसा न्याय किया है। तुझे हमारी तकलीफें दिखाई नहीं देती है क्या, जो तूने ऊपर से इतना बड़ा दुख भी दे दिया। अब मैं इन बच्चियों को अकेला कैसे पालूंगा। मोहनलाल की 3 बच्चियां थी, जिनमें से बड़ी पोती लल्ली 6 साल की और मझली पोती 5 साल की थी और सबसे छोटी पोती 6 महीने की थी। दूध मुही चुनमुन को तो पता भी नहीं था कि उसके माता पिता लौटकर कभी नहीं आएंगे। बेटी और बहू की मौत के बाद तीनों बच्चियों की जिम्मेदारी मोहनलाल पर ही आ गई थी। पर मोहनलाल के पास एक गाय थी जिसका नाम गंगा था। मोहनलाल गंगा का दूध बेचकर अपना और अपनी तीनों पोतियों का गुजारा किसी तरह से चला पा रहा था। एक दिन मोहनलाल के पास साहूकार का आदमी आया। तेरे बेटे ने साहूकार से कर्जा लिया था। तेरा बेटा नहीं रहा तो क्या साहूकार का कर्जा नहीं चुकाएगा क्या। कर्जा कौन सा कर्जा, मुझे तो कुछ कर्जे के बारे में पता ही नहीं। पता कैसे चलेगा, तुमको पैसे जो देने पड़ेंगे। तेरे बेटे ने घर बनवाने के लिए 20,000 रुपए लिए थे, लेकिन मेरे पास तो अभी इतने सारे पैसे नहीं हैं। साहूकार जी से कहना मैं उनका कर्जा धीरे धीरे करके चुका दूंगा। मोहनलाल के कहने पर साहूकार का आदमी वहां से चला गया। मोहनलाल के पास रहने के लिए एक कमरे का पक्का मकान था, जिसमें वह अपनी तीनों पोतियों के साथ रहता था। धीरे धीरे 1 महीना और गुजर गया। जनवरी का महीना आ चुका था। दिन रात बर्फीली हवा चल रही थी। सूरज ने अपना चेहरा दिखाना भी बंद कर दिया था। एक दिन साहूकार खुद मोहनलाल के घर आ धमका। अरे मोहनलाल, 1 महीना और गुजर गया, लेकिन तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। तुम लोगों के साथ थोड़ी नरमी क्या दिखा दी, तुम तो सर पर ही चढ़ गए। मेरे पैसे निकाल, पूरे 10,000 रुपए। बेचारे दयाराम साहूकार के आगे हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मालिक, आप तो जानते ही हैं, मेरे बेटे और बहू के जाने के बाद मेरे तीनों पोतियों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। दूध बेचकर भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। सर्दियां गुजर जाने दो मालिक, मैं आपके एक एक पाई चुका दूंगा। क्यों, सर्दियां बीत जाने के बाद तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा ये घर अभी छोड़ना पड़ेगा। मोहनलाल रोते हुए साहूकार से बोला। ऐसा मत करिए मालिक, मैं अपनी छोटी छोटी पोतियों के लेकर कहाँ जाऊंगा। इतनी ठंड पड़ रही है, मैं कहाँ सर छिपाऊंगा। लेकिन साहूकार पर मोहनलाल के बातों का जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने अपने आदमियों से कहकर मोहनलाल के घर से उसका सारा सामान बाहर फेंकवा दिया और उसके तीनों पोतियों को घर से बाहर निकलवा दिया। लल्ली अपने दोनों बहनों के साथ सड़क पर आ गई और साहूकार ने मोहनलाल के घर पर ताला लगा दिया। दादाजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। साहूकार जी हम लोगों के घर से बाहर क्यों निकाल दिया? क्या हम अपने घर में कभी नहीं जा सकेंगे? हे भगवान, इस ठंडी में इस दूध मुही बच्ची को कैसे बचाओ, कहीं इसे ठंड ना लग जाए। तुम बहुत निर्दयी हो भगवान, हम गरीबों को तुम कभी नहीं सुनता। तभी मोहनलाल की सबसे बड़ी पोती लल्ली ने बोली। दादाजी, साहूकार ने हम लोगों का घर छीन लिया तो क्या हुआ, हम लोग मिलकर एक घर बनाएंगे। अपना घर? लल्ली बेटा, अपना घर बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। दादाजी, हमें पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सब मिलकर घासपूस से अपना घर बना लेंगे। मोहनलाल व लल्ली मिलकर पूरे गांव में घूमकर फूस और बांस इकट्ठा कर लेते हैं
जब उनके पास बहुत सारा फुस और टूटे फुटे बांस इकट्ठे हो गए तो गांव के बाहर अपने लिए घर बनाना शुरू कर दिया। इस बीच सभी बारी बारी से अपनी छोटी बहन का ख्याल रखते थे। कुछ देर के मेहनत के बाद उनका फुस का घर तैयार हो गया। चारों उस घर में रहने के लिए चले गए और अपनी गाय गंगा को टूटी फूटी झोपड़ी के पास बांध दिया। रात में खाना खाकर जब चारों सोने लगे तभी छोटी ठंड के मारे रोने लगी। मत रो लल्ली बेटा, बस कुछ ही दिनों की बात है। ठंड का मौसम तो बदल ही जाएगा। लेकिन दादाजी हमारे झोपड़ी में तो बहुत ज्यादा ही ठंड है। बाहर की हवा भी हमारे झोपड़ी के अंदर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड के मारे मेरी जान ही निकल जाएगी। दरअसल फुस की झोपड़ी होने के कारण जगह जगह पर छेद थे, जिससे होकर बर्फीली हवा झोपड़ी के अंदर आ रही थी। तभी लल्ली ने छोटी से कहा, बस आज रात की बात है, आज किसी तरह से सो जाकर इस ठंड का भी इंतजाम करेंगे। किसी तरह चारों ने रात गुजारी। अगली सुबह दादाजी हमारी गंगा जो गोबर देती है न, वो बड़े काम की है। उस गोबर से हम अपनी फुस की झोपड़ी को चारों तरफ से लेप कर देंगे और हम अपने घर को गोबर का घर बना देंगे, जिससे बर्फीली हवा हमारे घर के अंदर नहीं आएगी। और लल्ली ने अपनी गाय गंगा के गोबर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने गोबर में थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा पानी मिलाकर उसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया और अपने नन्हे हाथों से अपने फुस के घर पर बना लेप लगाने लगी। लल्ली के इस काम में मोहनलाल भी मदद करने लगे। गोबर कम पड़ जाने पर गांव में घूमकर गोबर इकट्ठा करके लेप पूरे झोपड़ी पर लगा दिए। इस तरह मोहनलाल का गोबर का घर बनकर तैयार था। वो सभी लोग अपने घर को देखकर बहुत खुश थे। इस तरह से शाम को खाना खाए और सभी लोग सो गए। दीदी, गोबर का लेप लगाने से अब हम लोगों का घर कितना गर्म हो गया है, न घर के अंदर ठंडी हवा भी नहीं आ रही है। ये सब लल्ली के दिमाग का कमाल है। नहीं दादाजी, ये सब हमारी गंगा के कारण हो सका है। अगर गंगा हमारे साथ न होती तो हम लोग ये सोच भी नहीं सकते। क्यों न गंगा को भी अपने गोबर घर में ले आए। बेचारी गंगा को बाहर ठंड लग रही होगी। हाँ, हम गंगा को भी अपने गोबर घर में रखेंगे। मोहनलाल अपने गंगा को भी अपने गोबर घर में ले आता है। दादाजी, गोबर घर कितना सुंदर दिख रहा और इसे बनाने में पैसे भी हमारे खर्च नहीं हुए। हाँ बेटा, हमारा गोबर घर पूरे गांव में सबसे अलग है। तीनों आपस में बातें करते हुए सो जाते हैं। दूसरे दिन गांव से आने जाने वाले लोगों ने मोहनलाल का गोबर का घर देखा और आपस में बातें करने लगे। धीरे धीरे मोहनलाल के घर का चर्चा पूरे गांव में होने लगी। यहाँ तक कि दूर दूर से लोग मोहनलाल के गोबर का घर देखने आने लगे। एक दिन दया राम के घर एक आदमी आया। मोहनलाल जी यही रहते हैं क्या? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं शहर से आया हूँ। सरकार को इस बात की खबर लगी है कि आप लोग गांव में गोबर के घर बनाए हैं। सरकार गांव में गरीबों के रहने के लिए गोबर का घर बनवाना चाह रही है। इसके लिए सरकार को आप लोगों की मदद की जरूरत है। इस काम के लिए आप लोगों को पैसे भी दिए जाएंगे। ये सुनकर लल्ली बहुत खुश हुई और अपने दादा मोहनलाल को सारी बात बताई। अरे भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम लोग अपनी तरफ से सरकार को पूरी मदद करेंगे। उसके बाद सरकार की तरफ से मोहनलाल के गांव के अलावा दूसरे गांव में भी गोबर का घर बनाया जाने लगा, जिसमें मोहनलाल, लल्ली और तीनों ने अपना योगदान दिया। सरकार ने कहीं घूमने फिरने की जगह पर भी सैलानियों के ठहरने के लिए गोबर की घर बनाए और यह सारी काम मोहनलाल, लल्ली और तीनों की देखरेख में किए गए। इस काम के लिए उन्हें सरकार की तरफ से अच्छे पैसे भी दिए गए। इस तरह से मोहनलाल के जिंदगी में फिर से एक बार रौनक लौट आई। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।